Hello student, today we are going to start new chapter number 10, mechanical properties of fluids. ठीक है? What was the name of chapter number 9? Mechanical properties of solid. तो previous chapter में हमने solid की mechanical properties study की. इस chapter में हम लोग study करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड किसको कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी की डेफिनेशन देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है. अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर मतलब मटेरियल, अ स्टेट ऑफ मैटर which can flow is called fluid. मतलब मटेरियल की वो स्टेट कि जो फ्लो हो सके. क्या हो सके? फ्लो हो सके. फ्लो, देखो फ्लो वर्ड बहुत ही कॉमन है, ठीक है, उसको ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बह सके, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लूइड. देखो जो सॉलिड होते हैं ना, वो सॉलिड को अगर आप एक जगह पर रखोगे तो वो उसी जगह पर रहेंगे. ठीक है, दे विल नॉट फ्लो, दे विल नॉट मूव. बट वेयरएज इफ यू हैव द लिक्विड, तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है लिक्विड में, तो उसको कहते हैं उसका फ्लो होना. सो लिक्विड को हम फ्लूइड बोल सकते हैं. बट स्टूडेंट, जो गैसेस होते हैं, दैट गैसेस आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो. बराबर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये एसी का फ्लो इतना बेस्ट है, ये एसी का फ्लो उतना अच्छा नहीं है. तो फ्लो का मतलब क्या होता है? उसमें से जो एयर आ रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक टर्म है दैट इज नोन एज द फ्लो. तो क्या समझ में आया आपको कि जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो हो सकते हैं और जो गैसेस होते हैं वो भी फ्लो हो सकते हैं. सो बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड एज कलेक्टिवली फ्लूइड. तो फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, अब फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं. लिक्विड को भी फ्लूइड कहते हैं और गैसेस को भी फ्लूइड कहते हैं. समझ में आया? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि बोथ लिक्विड एंड gas are called fluid. दोनों को आप फ्लूइड बोल सकते हो. जो फ्लो हो सकता है उसको आप फ्लूइड बोल सकते हो. तो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड की. लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. अब मैकेनिक्स हैज टू सब ब्रांचेस, जो कि मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था. तो यहां पर इस चैप्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है. इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है दैट इज नोन एज द फ्लूइड स्टैटिक्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स. तो फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके दो क्लासिफिकेशन है. एक को कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज द फ्लूइड डायनेमिक्स. डिफरेंस दोनों में बहुत ही सिंपल है कि यहां पर फ्लूइड स्टैटिक्स में जो फ्लूइड होने वाला है, मतलब कि जो लिक्विड होने वाला है, वो लिक्विड स्टेशनरी स्टेट में होगा. हियर वी विल कंसीडर द लिक्विड एट द रेस्ट. ठीक है, इसमें हम लोग मोस्टली लिक्विड को स्टडी करने वाले हैं. बराबर, क्योंकि जो लिक्विड होता है ना वो स्टेशनरी भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है. ठीक है, बट जो गैसेस होते हैं वो गैसेस मोस्टली मूविंग होते हैं. ठीक है, तो
ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स है इसमें हम लोग लिक्विड और गैसेस दोनों को स्टडी करने वाले हैं, बट हियर द लिक्विड एंड गैसेस विल बोथ बी इन द मोशन एंड हियर द लिक्विड एंड गैसेस विल बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है कि हियर वी विल कंसीडर द स्टेशनरी फ्लूइड, we will understand the pressure, forces and the various properties of the stationary fluid. Here we will consider the forces, pressure and the other properties of the moving fluid. तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि here we are considering forces, pressure and other properties and phenomena related to fluid at rest। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स किसको कहते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, और यहाँ पर मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा कि हियर वी आर स्टडीइंग प्रॉपर्टीज and phenomena related to fluid in motion। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में, एंड फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स जॉइंटली नोन एज द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द फ्लूइड देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फ्लूइड। फ्लूइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि प्रेशर। Fluid exert a pressure and fluid also has a density, बराबर। तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, अलग अलग फेनोमेना होती है, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग अहेड इन दिस चैप्टर, बट देयर आर टू commonly known properties of the fluid, that is known as the pressure and the density। सो ऑलरेडी आप लोगों ने लोअर क्लास में प्रेशर तो स्टडी किया ही होगा कि प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, उनके फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चीज को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज द प्रेशर। शायद आप लोगों ने 8th-9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है ना। फिर भी थोड़ा सा फिर से हम ब्रश अप कर लेते हैं। So we want to study the pressure. Now student, to understand the concept of pressure, मैं कुछ दो एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, बराबर। तो एक ऑब्जेक्ट मैं निकाल रहा हूँ एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेशर। ठीक है, आई डोंट नो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा वीडियो के अंदर, बट थोड़ा सा जूम करके ट्राई करो कि आपको दिख सके। सो आई हैव एन ऑब्जेक्ट इन माय हैंड, इट इज अ शार्प ऑब्जेक्ट, बराबर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहते हैं पिन। ठीक है, ये पिन है, दो पेपर को एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए, टेम्पररीली ज्वाइन करने के लिए ये पिन यूज होती है। ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम explaining you one demonstration. Actually I am not going to do it, बराबर, otherwise I will get the injury. So suppose I have a pin, ठीक है, मेरे पास एक पिन है
एंड इफ आई कीप दैट पिन ऑन माई पाम, मेरे पाम के ऊपर मैं उसको ऐसे रखता हूं, एंड सपोज आई अप्लाई द फोर्स ऑन द हेड ऑफ दिस पिन, आई अप्लाई अ सर्टन फोर्स, मैं कितना फोर्स अप्लाई करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट सपोज आई अप्लाई द फोर्स F ऑन द हेड ऑफ दैट पिन, ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स, ये जो फोर्स है अगर मैं इस पिन के हेड के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स, द इम्पैक्ट विल बी दैट दिस पिन विल पियर्स इनटू माय स्किन, ये जो पिन है वो मेरे स्किन में पियर्स हो जाएगी, मतलब उसके अंदर घुस जाएगी, बराबर ना, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और देखो हर चीज को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, तो बिना एक्सपेरिमेंट किए भी आप ये बात को समझ सकते हो, मुझे आपको कोई करके बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी इंजरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपको समझ में आ गया होगा कि इफ यू पुट दिस पिन ऑन योर स्किन एंड इफ यू प्रेस, इफ यू अप्लाई अ फोर्स F ऑन दैट पिन, देन दिस पिन विल पियर्स इनटू योर स्किन, ये जो पिन है वो आपके स्किन के अंदर घुस जाएगी, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। नाउ दैट ऑब्जेक्ट, दैट पिन वाज अ शार्प ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट था, शार्प ऑब्जेक्ट था। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट पिन, सपोज इफ आई टेक दिस मार्कर, अब ये मार्कर कैसा है, इट इज अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, ब्लंट ऑब्जेक्ट, you must be knowing the difference between the sharp and the blunt, मतलब इसका ये जो पोर्शन है वो शार्प नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्जर, जो पिन थी, द टिप ऑफ द पिन वाज हैविंग फाइन, फाइन मतलब एकदम छोटा, सुंदर नहीं यहाँ पर, तो द टिप ऑफ द पिन वाज हैविंग द फाइन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड हियर दिस मार्कर इज ब्लंट, comparatively its area of cross section is bigger, it's very large. So instead of that pin, if I put this marker on my skin at the same place, and if I will apply the same force on that marker, will it pierce into my skin, क्या ये मेरी स्किन के अंदर घुस जाएगा, तो स्टूडेंट ऑब्वियसली इट विल नॉट पियर्स इनटू माय स्किन, आई बात समझ में। तो यहां पर मैंने आपको पिन और मार्कर का एग्जांपल देके एक शार्प ऑब्जेक्ट और एक ब्लंट ऑब्जेक्ट, an object having very small area of cross section and another object having comparatively very large area of cross section देके मैंने आपको कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके। I have explained you the effect of the force. Okay, if you apply the force on that pin, then what is the effect? And if you apply the force on that blunt object, then what is the effect of the force? ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सपोज देयर इज अ मैन, एक आदमी है, एंड एन एलिफेंट स्टेप ऑन द चेस्ट ऑफ दैट मैन, एक आदमी है, उस आदमी के चेस्ट के ऊपर, उसकी जो छाती है, उस छाती के ऊपर एक हाथी स्टेप ऑन करता है, मतलब एक हाथी उसके चेस्ट के ऊपर चढ़ जाता है। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, बराबर, द रिब्स ऑफ दैट मैन विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, द रिब्स ऑफ दैट मैन विल बी ब्रोकन, अगर वो हाथी उस आदमी के छाती के ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी जितनी भी हड्डी पसली है यहाँ पर, उसको बोलते हैं रिब्स, रिब मतलब कि पसलियां, आप लोगों ने स्केलेटन देखा होगा, उसमें ऐसी लाइंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिब्स, तो उसकी जितनी भी रिब्स है वो सब रिब्स क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बराबर ना, दैट पर्सन विल डाई, ठीक है, सो रिब्स विल बी ब्रोकन, क्लियर। बट स्टूडेंट, इफ यू हैव सीन इन अ सर्कस, अगर आप लोगों ने एक्चुअली में देखा होगा सर्कस के अंदर, आई हैव सीन दिस थिंग इन द सर्कस, ठीक है, सो इन द सर्कस देयर इज अ परफॉर्मर, एक परफॉर्मर होता है,
and that performer first keep a large size wooden plank on his chest. वो अपने चेस्ट के ऊपर एक बड़े साइज का वुडन का प्लांक रख देता है, एंड देन द सेम एलिफेंट, बराबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेबी एलिफेंट, वही पहले वाला बड़ा वाला एलिफेंट अगेन स्टेप्स on the chest of that person. In fact, on that wooden board, that wooden board is on the chest of the person. तो वो जो हाथी है वो वुडन बोर्ड के ऊपर स्टेप ऑन करता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है. इन दिस सिचुएशन person remains unaffected. The person do not get the injury. That person is trained also, बराबर, but without board, if the elephant step on his chest, the same person will die, ribs will be broken. But if the same trained person is having a wooden plank on his chest, and if the same elephant step on that wooden plank on his the chest, then the person will not be affected. ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एलिफेंट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, उसमें पहले और बाद में क्या फर्क है. तो अर्लियर when there was no wooden plank, then the elephant step on the chest of a person. तो जो एलिफेंट का जो लेग है, बराबर, उसका जो बॉटम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस मच. सपोज आप लोगों ने हाथी देखा होगा, हाथी के पांव देखे होंगे, हाथी का जो पंजा होता है, बराबर, वो आप लोगों ने देखा होगा. तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज समथिंग लाइक दिस मच. इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, बराबर. बट when there is a plank on the chest of the person, then the area of cross section of that plank is larger. वो एक बड़ा सारा, एक मतलब I don't know exactly the dimension of it, but आप बोल सकते हो around 6-7 feet long. There is a plank, there is a wooden board. ठीक है. तो here earlier the area of cross section was less, and now the area of cross section is more. ठीक है. तो ये दोनों ही एग्जांपल, वो पिन, मार्कर एंड द स्किन, और ये जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, दैट एलिफेंट, वुडन बोर्ड एंड द पर्सन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टू एग्जांपल्स? स्टूडेंट, द कंक्लूजन इज दैट बोथ फोर्स एंड इट्स कवरेज एरिया आर इंपॉर्टेंट. Both force and its coverage area are important. मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख देता हूं, both force and its coverage area are important. मतलब सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, the coverage area of the force is also important. बराबर. देखो मैं आपको फिर से समझाता हूं. जितना फोर्स हम पिन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये जो पिन थी, ये पिन हमारी, जितना फोर्स हम इस पिन के ऊपर अप्लाई करते हैं, when we fix that pin on our skin, उतना ही फोर्स हम मार्कर के ऊपर अप्लाई करते हैं, बराबर. बट द इफेक्ट इज डिफरेंट इन बोथ दी केसेस. पिन हमारे स्किन के अंदर घुस जाती है, मार्कर हमारे स्किन के अंदर नहीं घुसता है. जब हाथी पर्सन के चेस्ट के ऊपर डायरेक्टली चढ़ जाता है, तो वो पर्सन की सारी रिब्स को ब्रेक कर देता है. बट अगर पर्सन के चेस्ट के ऊपर एक वुडन का बोर्ड है, और अगर हाथी उस वुडन के बोर्ड के ऊपर चढ़ता है, तो फिर उस पर्सन को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता है. वो पर्सन ट्रेन होना चाहिए, कोई भी पर्सन नहीं चलेगा, बराबर. अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो वो तो हाथी को देख के ही, सोच के ही डर जाएगा कि ये अब क्या करने वाला है. ठीक है. तो पर्सन मस्ट बी अ ट्रेन पर्सन आल्सो. ठीक है. ओके. सो हियर फोर्स तो इक्वल था. जितना फोर्स आपने पिन के ऊपर अप्लाई किया, उतना ही फोर्स आपने मार्कर के ऊपर अप्लाई किया. जितना फोर्स हाथी डायरेक्टली छाती के ऊपर अप्लाई करता था, चेस्ट के ऊपर अप्लाई करता था, द सेम फोर्स द एलिफेंट was applying on the
wooden bowl, but the effect is different. Why the effect is different? Because in the previous and the later situation, दोनों ही example में, in the previous and the later situation, the force is equal, but the area of coverage, the coverage of that force, जिसको मैं बोलूंगा the area in which that force is getting applied is different. तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि both force and its coverage area are important. तो स्टूडेंट, there is a physical quantity that is known as the pressure. So this pressure connect force and its coverage area. समझ में आई आपको ये बात? तो प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो तो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बराबर, पर यहाँ पर हम लोग प्रेशर से रिलेटेड अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी करने वाले हैं, ठीक है? ओके, नाउ सपोज देयर इज अ लिक्विड, एक लिक्विड है, एंड इन दैट लिक्विड सपोज वी कीप एन ऑब्जेक्ट, एक लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक क्यूब है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, एंड यू हैव प्लेस्ड दैट क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इन दैट लिक्विड, बराबर? एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ करके समझाता हूं. ये रफ डायग्राम बुक के अंदर नहीं है, बुक के अंदर एक दूसरा वाला डायग्राम है, तो वो डायग्राम भी मैं बाद में ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है? तो देखो, सपोज वी हैव अ बीकर, एक बीकर है, and in that beaker there is a stationary fluid. बीकर के अंदर कैसा फ्लूइड है? स्टेशनरी फ्लूइड है, ठीक है? there is a beaker and in that beaker there is a stationary fluid. now you have a cubical object, आपके पास एक क्यूब के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक मेटल का क्यूब है, that cube you slowly immersed into that liquid, वो लिक्विड के अंदर आपने उस क्यूब को स्लोली इमर्स कर दिया, ठीक है? तो वो जो ऑब्जेक्ट हुआ वो तो कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, मतलब बॉटम पर आ जाएगा, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि दैट ऑब्जेक्ट इज हियर, यहां पर है, इट इज एट द मिड, ऐसा नहीं होगा, बट समझाने के लिए ऐसे में बोलूंगा, ठीक है? So there is a solid object. The solid object is immersed into the liquid. Now what I am telling you, what important thing I am telling you about the pressure exerted by the liquid, that you have to understand. Student, that liquid will exert a force on the solid object. वो जो liquid है वो object के ऊपर force apply करेगा. If you immerse any object into the liquid will exert a force on the surface of the object. The force exerted by the liquid on the object is normal at every point. ये मैंने जो बोला अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला. The force exerted by the liquid sorry for the disturbance, there was a call. So there is a beaker and in that beaker there is a liquid and in that liquid a solid object is submerged. सबमर्ज मतलब उसके अंदर उसको डुबो के रखा है. सो क्या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला था कि द लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. द लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स at every point of the object in a direction normal to it. समझो बात को, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है, बराबर? तो जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट. आई रिपीट दिस, the force exerted by the liquid on the object is normal to every point. ठीक है? तो ये पॉइंट मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक अलग फिगर ड्रॉ करके, ठीक है? तो जैसे कि ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है
और ये पॉइंट मैंने पहले भी समझाया है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है, जब मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेस का टॉपिक एक्सप्लेन किया था। तो सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है, सपोज ये स्टील का बॉल है, कोई भी ले सकते हैं स्टील का बॉल, प्लास्टिक का, रबर का, चलेगा। तो सपोज एक स्टील का बॉल है एंड दैट बॉल इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। तो वो जो लिक्विड है वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बराबर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। तो ये जो एरोस आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये एरोस क्या है, ये एरोस फोर्स की डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हर एरो मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ऑल द पॉइंट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये 90 है, 90 90 90 90, ऐसे बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो आई रिपीट द की पॉइंट। If an object is submerged into the liquid, then the liquid exerts force at every point on the object in a direction normal to it. बराबर। अब सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि the force exerted by the liquid on the object is not normal. देखो, liquid exert a force on the object in a direction perpendicular, ये फैक्ट है। पर मान लो कि हम ऐसा मानते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो अगर वैसा है तो क्या होगा? तो स्टूडेंट, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन व्हाट हैपेंस? वी डिस्कस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एज द लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, the object also exerts force on the liquid. लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन का फोर्स ऑब्जेक्ट भी लिक्विड के ऊपर अप्लाई करता है। सो इफ द फोर्स इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स in a direction parallel to the surface। मैं आपको समझाता हूं, ड्राइंग में ही समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि बिना ड्रॉ किए तो बात समझ में आएगी नहीं। फिजिक्स समझना है तो ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट, बराबर। तो देखो, सपोज लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ऐसे अप्लाई कर रहा है इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, बराबर। तो देयर विल बी इक्वल फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिक्विड आल्सो, तो वो भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन आल्सो। सो देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एक मिनट, थोड़ा सा फिगर को थोड़ा इंप्रोवाइजेशन करता हूं ताकि जो बताना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और जो लिक्विड है, लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड दैट फोर्स इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द लिक्विड विल बी इन दिस वे। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द लिक्विड विल बी ऑपोजिट टू इट। सो देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स in a direction in this direction। ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑन द लिक्विड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उस फोर्स का कंपोनेंट होगा, देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द लिक्विड विल टेंड टू फ्लो। क्या होने लगेगा? लिक्विड विल टेंड टू फ्लो। आई बात समझ में? तो देखो, अगर इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट परपेंडिकुलर, देन देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दैट विल एक्ट ऑन द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर लगेगा।
and because of that force the liquid will tend to flow, liquid flow करने लगेगा. But student, if you observe by doing an experiment, if you observe by doing an activity, if there is a container, in that container there is a stationary fluid, container के अंदर stationary fluid है, and in that container suppose if you submerge an solid object, अगर आप उसमें solid object को submerge करते हो, then the liquid does not start flowing. liquid थोड़ा बहुत हिलेगा क्योंकि object को डुबोया, मतलब object उसको liquid को disturb तो करेगा कि नहीं करेगा. तो because of that liquid will flow, liquid will slightly shake, थोड़ा सा हिलेगा liquid, but liquid will not start flowing, liquid flow नहीं करेगा. समझ में आया? So why the liquid will not flow? Because the force exerted by the liquid on the object is normal to the surface of the object, and the force exerted by the object of the liquid is also exactly in the opposite direction. So दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो effect is nullified. But if the force exerted by the liquid is not normal, then there will be a component of force due to which the liquid will tend to flow. There will be a component of force due to which liquid will tend to flow. बराबर? but ऐसा नहीं होता है. So what is the conclusion? The conclusion is the liquid always exert a normal force on the object. ठीक है? So student, as I told you that if any object is submerged into the liquid, then the liquid exerts force on that object in a direction normal to the object. बराबर? Now we can measure this force by the means of an instrument. तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक आइडियलाइज्ड फिगर, ठीक है. एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता है जैसा यहाँ पर फिगर में शो किया है, बट ये उसका थोड़ा सा आइडियलाइज्ड पिक्चर है, ठीक है. सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट इंस्ट्रूमेंट वर्क्स. सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू मेजर, we want to measure the force exerted by the liquid on the object which is immersed in it, ठीक है. So here we have an evacuated chamber. आपको ये जो दिख रहा है, ये इतना जो मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ, ये इवैक्यूएटेड पोर्शन है, ये पूरा एक चैम्बर है और ये इवैक्यूएटेड पोर्शन है. इवैक्यूएटेड मींस इनसाइड दैट देयर इज अ वैक्यूम, देयर इज नो एयर, कोई एयर नहीं है. क्योंकि एयर अगर होगी स्टूडेंट तो एयर ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स, तो हमको वो एयर का फोर्स कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ लिक्विड का फोर्स कंसीडर करना है, ठीक है. सो यू सी दैट देयर इज अ पिस्टन. आपको ये जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल एक पिस्टन है. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पिस्टन इज कैपिटल ए एंड देयर इज अ स्प्रिंग. ये एक स्प्रिंग है. अब ये स्प्रिंग कैसी स्प्रिंग है? इट इज द कैलिब्रेटेड स्प्रिंग. कैसी स्प्रिंग? कैलिब्रेटेड, मतलब कि वहां पर एक स्केल भी है, बट दैट स्केल इज नॉट शोन इन द फिगर. सो इफ देयर विल बी अ कंप्रेशन इन दैट स्प्रिंग, देन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन it will be recorded. It will show us how much is the force acting on the piston. ठीक है? If the force act on the piston, then the piston will move inward, then spring will be compressed, and we can note down how much is the force acting on that piston. समझ में आया आपको? तो देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि सपोज द लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द पिस्टन. जिस पॉइंट पर देखो ये जो लिक्विड है, उस लिक्विड में जिस पॉइंट पर हमको फोर्स फाइंड करना है, वी हैव टू कीप दैट apparatus at that point. Once again, if you want to find the force in the liquid at any point, then we have to keep that instrument at that point in the liquid. The liquid will exert the force on the piston. वो जो liquid है वो piston के ऊपर force exert करेगा, and because of that force the piston will move in the inward direction. ठीक है? When the piston moves in the inward direction, then the spring will be compressed,
the restoring force will be produced in the spring. So the inward force exerted by the liquid on the piston, the outward force exerted by the spring on the piston will be balanced, and that piston will settle at some position. The spring will be in a equilibrium condition. जो spring है वो equilibrium condition में आ जाएगी, and there is a calibrated scale. So by noting the compression in the spring, we can determine how much is the force exerted by the liquid on the piston. समझ में आया? तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है. ठीक है. Now यहाँ पर suppose F is the normal force exerted by liquid. Normal force exerted by liquid on piston. And suppose A is the area of cross section of piston. Then the average pressure exerted by the liquid at a given point is PAV, AV for average, is equal to F by A. ठीक है. Now in practice, if we take the area of the piston to be very very small, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, if we take area of piston to be very small, तो फिर उस सिचुएशन में प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? P is equal to limit delta A tends to 0. क्यों delta A tends to 0? Because we are taking the area to be very very small. So we can write delta F by delta A. बराबर. तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें P एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा F बाई डेल्टा E ही आना चाहिए. अब उन लोगों ने जैसे लिखा है वैसे मैंने आपको समझा दिया, तो एक्चुअली में ऐसा आना चाहिए. P एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा F बाई डेल्टा E, and then we apply this condition, limit delta A tends to 0, to this formula. Then we get P is equal to F by E. Is it clear? So this is the formula for the pressure. बराबर. This is the formula for the pressure. But student, you remember one thing, कि this formula is applicable when the force exerted by the liquid is normal. In general, अगर मैं बात करूँ, तो if any force is acting on a surface A in a direction normal to that surface, then the pressure due to that force can be calculated using this formula. But if the force is not normal to the surface, मैं liquid की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं in general बात कर रहा हूँ कि if the force is not normal to the surface, तो फिर ये formula हम use नहीं कर सकते हैं. उस सिचुएशन में फिर क्या करना पड़ता है? बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि फिर उस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. Where F cos theta is the component of force in a direction normal to the surface. बराबर. थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ओके, बुक में नहीं है, बट चलो आपको समझाने के लिए, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस का एरिया ए है, और अगर फोर्स ऐसे लगता है नॉर्मल टू द सरफेस, तो फिर फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू F बाई ए. बट सपोज अगर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, सपोज फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो फिर हमको इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, विच इज F cos थीटा. F sin थीटा विल बी पैरेलल, दिस इज वेक्टर F. F cos थीटा हमको लेना पड़ेगा, और फिर फॉर्मूला होगा F cos थीटा अपॉन A. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको समझ में आया? ठीक है. अब यहां पर मैं आपको एक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं. प्रेशर की डेफिनेशन. अगर मान लो कि कहीं पर प्रेशर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो फिर प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिखनी पड़ेगी वो मैं आपको समझाता हूं. मैग्नीट्यूड of force
पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन normal to it is called प्रेशर। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है। अगर कहीं पर डेफिनेशन पूछते हैं तो फिर आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, बराबर। फॉर्मूला है, यूजुअली यही फॉर्मूला यूज होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होगा प्रेशर का, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यूनिट देखो, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ ऐसा यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। शॉर्ट में उसको ऐसे लिखते हैं पीए। तो पीए मतलब पास्कल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्लेज पास्कल। उन्होंने आई थिंक कुछ कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे फोर्ट्रान होती है, कोबोल्ट होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो वैसे एक लैंग्वेज होती है पास्कल। तो वो जो लैंग्वेज थी वो ये पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ द प्रेशर एंड दैट यूनिट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm, 1 atm इसका मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 atm इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 1 atm किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख रहा हूं। प्रेशर exerted by atmosphere at sea level is called, pressure exerted by atmosphere at sea level is called 1 atmospheric pressure, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 1 atm। तो 1 atm की वैल्यू क्या है, 1 atm, तो 1 atm की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट रिमेंबर, इन द फॉर्मूला फॉर प्रेशर देयर इज अ फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर। आपको मैं एक बात बताऊं कि एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर, बट यहां पर 11th में एरिया को वेक्टर नहीं लेना है, 12th में जाके एरिया को वेक्टर लेना है। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस बात को याद रखना। P इज स्केलर क्वांटिटी। फोर्स हैज अ डायरेक्शन बट प्रेशर हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की, दैट इज द प्रेशर, ठीक है। Student, we have studied an important physical quantity, that is the pressure. Now we are going to discuss another important physical quantity in reference to the fluid, that is known as the density, ठीक है। तो क्या होती है डेंसिटी, समझते हैं। If there is a fluid of mass m and suppose it occupies a volume v, so if fluid of mass m occupies, मतलब वो घेरता है, रोकता है, कवर करता है। if fluid of mass m occupies volume v, then its density is defined as mass per unit volume।
इज कॉल्ड डेंसिटी। बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है, पर अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द डेंसिटी, तो आप ऐसे बोल सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, इस सिंबल को कहते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। सो दिस इज एम बाई डी। देखो आर एच ओ मतलब रो, समझ में आया? ठीक है, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो डेंसिटी का यूनिट होगा मास का यूनिट अपॉन वॉल्यूम का यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको याद रखना, डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो, डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो मास स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, इसलिए डेंसिटी भी स्केलर है। समझ में आया? अच्छा, अब सुने एक बात समझो, हम लोग फ्लूइड की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैसेस। नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन मतलब कि व्हेन द प्रेशर इज नॉर्मल, नॉट अ ट्रिमेंडस प्रेशर, तो इन दैट सिचुएशन लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। लिक्विड कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कंप्रेस नहीं कर सकते हो, दैट मींस यू कैन नॉट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। लिक्विड की बात कर रहा हूं। सो by applying the normal pressure you cannot compress the liquid, you cannot reduce the volume of the liquid. so volume अगर चेंज नहीं होगा, मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो फिर डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो याद रखो कि लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। कहने का मतलब यह है कि लिक्विड की डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, जब ट्रिमेंडस प्रेशर हो, याद करो वो मरीना ट्रेंच वाला न्यूमेरिकल प्रीवियस चैप्टर का, कि जिसमें स्टील का बॉल सर्टेन डेप्थ पर था। आई डोंट नो कितनी डेप्थ थी, पर बहुत ज्यादा, शायद 3000 किलोमीटर या जो भी होगी, आई डोंट नो दैट। ओके, लेट मी चेक इन द बुक। कौन सा था? ये मरीना ट्रेंच है ना। हाँ, तो उसमें डेप्थ मेंशन नहीं की है, पर जो प्रेशर था वो था 1.1 इंटू 10⁸ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर, बराबर। तो उसमें जो स्टील का बॉल था उसका इनिशियल वॉल्यूम 0.32 मीटर क्यूब था, एंड फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता था ड्यू टू दैट ट्रिमेंडस प्रेशर। पर लिक्विड नॉर्मल केस में इनकंप्रेसिबल होते हैं, बराबर। बट अगर आप वेरी लार्ज डेप्थ कंसीडर करते हो इन द ओशन, तो वेरी लार्ज डेप्थ पर जो लिक्विड होता है वो स्लाइटली कंप्रेस हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड अबोव इट। समझ में आया? बट आपको ऐसा याद रखिएगा कि लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल, वेयरएज जो गैसेस होते हैं दे आर कंप्रेसिबल। गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, सो इट्स डेंसिटी विल इंक्रीज। आई बात समझ में? याद रखो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, whereas जो गैसेस है इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको डेंसिटी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एक और टर्म है दैट इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी। स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, दिस रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? और स्पेसिफिक
डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इसका कोई ऐसा नोटेशन नहीं है, बट आप उसको कोई नोटेशन दे सकते हैं, जस्ट लाइक रो डैश, बराबर वैसा आप नोटेशन दे सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है उसको आप अच्छे से समझो, उसकी डेफिनेशन। तो सी, ओके, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर at 4 degree centigrade. 4 degree centigrade is also 277 Kelvin, is called relative density of object. क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर H2O। हमारे घर में जो पानी आता है प्योर नहीं होता है। प्योर से मतलब है उसमें मिनरल्स होते हैं जो कि जरूरी है। उस अगर हम प्योर वाटर पिएंगे, प्योर मतलब H2O, तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को मिनरल्स चाहिए, बराबर। पर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, मतलब प्योर H2O, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 277 केल्विन, 4 में 273 ऐड करो तो आपको मिलेगा 277, इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूं रो डैश से। तो रो डैश क्या है? रो डैश मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 277 केल्विन। तो इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, बराबर है। अब रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। तो रो डैश इज यूनिटलेस। वो कैसा होता है? यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस होता है? क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। तो न्यूमरेटर का यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर का यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है तो वो भी आपको मैं बता देता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी गिव्स द आइडिया अबाउट द हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट हैवी है कि लाइट है, वो हमेशा वाटर के रेफरेंस में चेक किया जाता है, बराबर। तो दिस इज अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी। एक न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, मतलब आई थिंक डेंसिटी से रिलेटेड है, तो वो हम देता है। अच्छा, इन लोगों ने एक वैल्यू दी है, रो इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है फॉर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.0 इंटू 10³ केजी पर मीटर क्यूब, बराबर। और जो एल्यूमिनियम है उसकी है 2.7 इंटू 10³ केजी पर मीटर क्यूब। तो एक बात याद रखो कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर 1.0 इंटू 10³ केजी पर मीटर क्यूब। पर अगर आपको कोई मटेरियल दिया है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी है? 2.7 इंटू 10³। यस, इट इज 2.7 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसकी है? ये है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की डेंसिटी है। अब मेरी बात समझो ध्यान से। अगर आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, क्या कहा मैंने? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो रो डैश।
अब वो कैसे मिलेगी? डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ, देखो बहुत काम की बात बता रहा हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.0 तो क्या लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 2.7 × 10⁻³ तो अगर आपको पूछे व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो रेशियो ले लो, ये है वाटर की, ये है एल्यूमिनियम की, तो रो ऑफ एल्यूमिनियम, रो ऑफ वाटर, तो दिस इज 2.7 × 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³, तो दिस इज 2.7 बराबर। तो एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी कितनी? 2.7। तो एक बात बताता हूं, लिखूंगा नहीं बोर्ड पर जो बोल रहा हूं आप उसको नोट कर लो। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की, ओके, इफ यू हैव गिवन द डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, then divide the density of that object by 1000, divide density of that object by 10⁻³ मतलब 1000, you will get its relative density। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना अभी तक, ये सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी कम है, बराबर। हाँ, अब जो एग्जांपल करवाने वाला हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, बट थियरी की बात कर रहा हूं, नॉलेज के लिए अच्छा है, पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थियरीज है वो अब आगे शुरू होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल छोटा सा एग्जांपल है। स्टूडेंट, दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं। एग्जांपल 10.1 सुनना, क्वेश्चन ध्यान से, बहुत सिंपल है। 2 थाई बोन्स फेमोस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 cm², A इज इक्वल टू 10 cm²। सो डायरेक्टली लिख सकता हूं 10⁻³ पर आपको समझाने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच थाई बोन is this। ठीक है, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 40 kg। अब ये क्या है? मास ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरे बॉडी का मास, और ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच थाई बोन, बराबर। ठीक है, एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द फेमूर्स। ठीक है, देखो एक पर्सन है, उस पर्सन का टोटल मास है 40 kg, और उस हर पर्सन में कितने थाई होते हैं? 2 थाई होते हैं, लेफ्ट थाई राइट थाई। तो हर थाई का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 cm², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच थाई बोन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज प्रेशर ऑन ईच थाई बोन, ईच थाई बोन के ऊपर। तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ईच थाई बोन के ऊपर कितना फोर्स आता है, बराबर। तो यहां पर देखो, स्मॉल m इज कैपिटल M/2, दैट इज 40/2, दैट इज 20 kg। अब ये क्या है? मास supported by each thigh bone, बराबर। तो F इज इक्वल टू mg, तो 20। अब g की वैल्यू क्या ली है इन लोगों ने बुक में? 10 लिया है। 200 न्यूटन, ये क्या है? ये है फोर्स on each thigh bone, force on each thigh bone। तो फिर प्रेशर on each thigh bone, P is equal to pressure on
ईच थाई बोन। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना 200, एरिया कितना 10⁻³ सो दिस इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं आंसर करेक्ट। एवरेज प्रेशर, एवरेज लिखना स्टूडेंट, तो PAV 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। तो ये है एवरेज प्रेशर, बराबर, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का 10.4 है, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर बेस है, तो उसी को मैं कंटिन्यूएशन में भी करवा देता हूँ। 5th है, सॉरी 10.5 और 1 to 4 भी करवाऊंगा, ठीक है, पर अभी नहीं, अभी टॉपिक रिलेटेड करवा रहा हूँ। वो 1 to 4 है ना, उनके टॉपिक अलग अलग है, आगे आएंगे। A 50 kg girl wearing high heel shoes balance on a single heel। एक लड़की है, उसका मास है 50 किलोग्राम और उसने हाई हील के शूज पहने हैं। स्टूडेंट, जो हाई हील के शूज होते हैं उनकी जो हील होती है, वो हील का जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है, बराबर। द हील इज सर्कुलर विथ अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू d/2 दैट इज 0.5 1/2 0.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो 0.5 × 10⁻² मीटर, सो दिस इज 5 × 10⁻³ मीटर। ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हील का स्पेलिंग क्या होता है, HEEL, क्योंकि अलग अलग टाइप के हील होते हैं। HILL भी होता है, HEAL भी होता है, ये HEEL है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हील हमने लिख दिया, और फाइंड क्या करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, हाँ, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको समझ में आए इसके लिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील ऑन फ्लोर, तो क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन πr²। क्यों πr²? क्योंकि हील का बॉटम सर्कुलर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया। तो दिस इज mg अपॉन πr²। तो m है 50, g है, अब नहीं याद है मुझे, कन्वीनियंस के लिए चलो 10 ले लेता हूं। 9.8 लोगे, आंसर डिफरेंट आएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.14, दिस इज 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। सो लेट अस डू दिस कैलकुलेशन। देखो 50 ही लो अभी, 50 डिवाइड बाय 3.14 जो आया डिवाइड बाय 25, तो क्या आया 0.6369 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा 7, बराबर। तो ये हुआ 6.369 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीछे जो आंसर होगा, अगर वो g की वैल्यू 10 लेके किया होगा, तो मेरे से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है। मैंने पहले से कैलकुलेट करके नहीं रखा था, तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या आंसर आता है, मतलब क्या वैल्यू उन्होंने g की ली है। तो 10.5 आया स्टूडेंट मेरा 6.2 × 10⁻6, बुक में है 6.2 × 10⁻6, हो सकता है उन्होंने 9.8 लिया होगा, मैंने 10 लिया है। तो ये ऊपर का थोड़ा सा कम हो गया, 10 की जगह 9.8 हो गया, तो ये आंसर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, तो 6.2 हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम 9.8 लेके करना। देखो जब तक बोला नहीं है ना, तब तक जी को 10 नहीं लेगा। अब मैंने ले लिया, पर आप इस बात को याद रखना, जब तक बोला नहीं है तब तक जी को 9.8 लेगा, बराबर। वैसे 10 लेने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों में ही फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है।